Okay, people, so we will start today with the chemical reactions which are involved. हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसको, बट वी आर जस्ट ऑन अ रिवीजन मोड, ताकि ये पूरा चैप्टर भाई साहब आपके दिमाग दिलो जहन में बैठ जाए. ठीक है. सो कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम देखेंगे कंबस्शन रिएक्शंस क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन क्या होता है? जलाना. ओके. और जलाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हीट की ज़रूरत पड़ेगी. व्हाट एल्स वुड यू नीड? एयर में क्या? ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बर्न. आपने वो छोटे वो एक्सपेरिमेंट देखा ही रहेगा ना भाई. एक कैंडल जल रहा है, उसमें आपने ग्लास लगा दिया तो कुछ देर बाद अपने आप बुझ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंबस्शन, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कंबस्शन इज, वन सेकेंड. Okay, so what exactly do we mean by combustion? The burning of a substance in the presence of oxygen. Combustion is the burning of a substance in the presence of oxygen. Without oxygen कोई चीज पहली बात तो बर्न नहीं हो सकती है. ठीक है. So तो ये आपका combustion हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. उरी बाबा, ये तो सब जलम हो गया. So chemical properties of carbon compound. So पहला आपका क्या आ रहा है भाई साहब? Combustion. Chemical properties किन चीजों को बोलते हैं हम? बोलो. व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? बोलो भाई साहब, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? क्विक एवरीवन. व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो आंखों से, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप आंखों से देख सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अरे हाँ, शेप, साइज. एक सब्सटेंस की जो बचपन में पढ़े हो भाई साहब, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? शेप और साइज में चेंज है, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम. साइंस के टर्म्स में बात कीजिए ना. मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. ये सारे आपके जितने भी हैं ये आपके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, व्हाट इज इट फॉर्मिंग. ठीक है. उसका कंबस्शन करा रहे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसका किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है. तो दीज आर बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अकम्पनिंग केमिकल चेंजेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अकम्पनिंग फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल. वाटर से आइस से वाटर का होना इज अ फिजिकल चेंज. फिर से आप वाटर को आइस बना सकते हैं. वाटर से वाटर वेपर का होना एक फिजिकल चेंज है. फिर से आप वाटर वेपर को वाटर बना सकते हैं. ठीक है. सो कंबस्शन हम देखेंगे. व्हाट इज कंबस्शन? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट ऑन बर्निंग. ठीक है. सो बहुत सारा लाइट जनरेट होता है ऑन बर्निंग. जैसे आपका देखो CH4 हो गया प्लस O2. ठीक है. CH4 क्या है? मीथेन. इसका हम कंबस्शन करा रहे हैं, मतलब O2 के प्रेजेंस में इसको बर्न करा रहे हैं. सो व्हाट विल इट गिव? इट विल बेसिकली गिव एनीवन क्या प्रोड्यूस करेगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा आपका? CO2 प्लस H2O प्लस अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. अभी इसकी आपको बैलेंसिंग करनी है. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बैलेंस, व्हिच यू विल लर्न लेटर. बट CH4 प्लस O2, दिस विल बी CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है. ओके. तो आपका कोई भी अभी देखो ये क्या है? दिस इज बेसिकली अल्कोहल. ये क्या था? एल्केन. एल्केन को आपने बर्न कराया. एल्केन को आपने बर्न, व्हाट इज एल्केन को जब आपने बर्न कराया तो आपको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ठीक है. अभी अगर हम भाई साहब अल्कोहल को बर्न कराएं, ठीक है, तो ये एक्चुअली 2O2 है. ठीक है. तो CH4 प्लस 2O2 आपको CO2 प्लस 2H2O देगा. ठीक है. ओके. चलिए इसको देख लेते हैं. अभी ये क्या है भाई साहब? इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है. इसको अगर हम कंबस्शन कराएं, व्हाट इज इट गोइंग टू फॉर्म? इट इज गोइंग टू फॉर्म द सेम प्रोडक्ट्स. व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है. तो जितने भी आपके कार्बन्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, जब आप उनको बर्न कराते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट बोथ. ठीक है. हीट एंड लाइट बोथ. तो यहाँ पे आपने इथेनॉल को बर्न करा. अभी आप इसको बैलेंसिंग कर लो भाई साहब. ठीक है. बैलेंसिंग 3H2O. देखो यहाँ पे कितने H दिख रहे हैं आपको? 3 + 4 5 1 6. 3H2O कर लोगे तो कितने हो जाएंगे?
3 2 ज़ा 6, ओके। यहाँ पे O देखो कितना है आपका 1 और 2 3, तो 2 + 1 3, क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3O2 होगा, कहाँ जा रहा है भाई साहब, ओके। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, उसका हमेशा आपको ब्लू फ्लेम मिलेगा। ब्लू फ्लेम का कोई एग्जांपल देखा है आपने? आपके घर में जो गैस है भाई साहब, ठीक है, वो ब्यूटेन गैस है, इसीलिए ये ब्लू फ्लेम होगा, ठीक है। ब्लू फ्लेम इज अ वेरी हाई एनर्जी कंटेंट, इसका एनर्जी कंटेंट बहुत हाई रहेगा, ठीक है। सो जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होते हैं, दीज आर बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करेंगे तो आपको इस तरीके का फ्लेम मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या टाइप का फ्लेम हो गया, इसको हम सूटी फ्लेम भी बोलते हैं। जैसे आप एक बर्तन ले लो, आप उसमें गैस जला रहे हो, तो बर्तन का नीचा हिस्सा देखो काला नहीं होगा, ठीक है, काला नहीं होगा क्योंकि सूटी फ्लेम नहीं है। लेकिन उसी बर्तन को आप मोमबत्ती के ऊपर रखो तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज ये वाली फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, वो बेसिकली एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, और इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के चलते आपको इस तरीके का फ्लेम मिल रहा है। जब आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ क्लियर ब्लू फ्लेम, ठीक है, क्लियर ब्लू फ्लेम मिलेगा। अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कराते हैं, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अ फ्लेम। और सूटी फ्लेम जनरली ज़्यादा हीट प्रोड्यूसिंग नहीं होता, ज़्यादा हीट आपको यहाँ पे मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट मोर हीट हेयर, ठीक है, देन हेयर। अभी होता क्या है, यहाँ पे एक और डिफरेंस हो जाता है, जब आपको ये जो हाइड्रोकार्बन है, समझ लो सैचुरेटेड है, लेकिन इसको पर्याप्त मात्रा में ये ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अभी आप ध्यान से देखोगे, ये जितना होगा उसका डबल ऑक्सीजन इसको लग रहा है कि नहीं। CH4 + 2O2 है, थोड़ा सा जंबल्ड अप दिख रहा है, दैट्स ओके। CH4 + 2O2 ये आपका क्या बना रहा है, CO2 + 2H2O + हीट। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल किसका है, CH4 का है। दो मॉलिक्यूल किसका है भाई साहब, ऑक्सीजन का है। मतलब जितना मॉलिक्यूल आपका CH4 का, उसका डबल मॉलिक्यूल आपका किसका लग रहा है, ऑक्सीजन का। इसको अगर आप नहीं दोगे पर्याप्त मात्रा में, तो इसका होगा क्या, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में ऐसा फ्लेम हो जाएगा। इसीलिए जब आप घर में देखोगे ना, आपके बर्तन के नीचे हिस्से वाले जो हैं वो अगर काला पड़ने लगे, तो इसका मतलब आपके गैस के चूल्हे में प्रॉब्लम है। क्योंकि गैस चूल्हा क्या होता है, कभी कभी जाम हो जाता है कचरे से, तो अभी उस गैस को पर्याप्त मात्रा में बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से इन स्पाइट ऑफ बीइंग a saturated hydrocarbon which is butane, it is still not producing the required amount of heat or light, it is not giving you the required amount, तो वो सूटी फ्लेम हो जाएगा। सूटी फ्लेम मतलब जिसमें स्मोक ज़्यादा और फ्लेम कम। यहाँ पे स्मोक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कोयले को जलाएंगे आपको स्मोक ज़्यादा मिलेगा। सूटी फ्लेम मतलब जहाँ पे स्मोक ज़्यादा और फ्लेम कम, यहाँ पे आपको फ्लेम ही फ्लेम मिलेगा, स्मोक मिलेगा ही नहीं। गैस जलाते तो स्मोक होता है क्या, नहीं ना, ठीक है। आप चूल्हा जलाएंगे तो स्मोक पूरा भर जाएगा, है ना। तो दिस इज बेसिकली सूटी फ्लेम। तो आपका ये हो गया आपका रिड्यूसिंग फ्लेम, विच इज बेसिकली ड्यू टू बर्निंग ऑफ और कंबस्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसीलिए हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि प्रोडक्ट्स भी हमको वही मिलेंगे, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो ऑल फ्यूल्स आर बेसिकली व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम बोलेंगे ऑल फ्यूल्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको आप फ्यूल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सैचुरेटेड होंगे। मतलब सब में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी अगर आप बोलेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कार्बन और कार्बन के बीच में जब तक आपका भाई साहब सिंगल बॉन्ड रहेगा, जितने भी कार्बन एटम्स हो, ठीक है, तब तक आपका वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ओके, कंबस्शन, लेट्स सी कंबस्शन। तो ये आपका भाई साहब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके। इसको हम क्या करा रहे हैं भाई साहब, वी आर बेसिकली बर्निंग इट। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नहीं, घी को हम ले लेंगे, अगर घी या वनस्पति घी, दैट इज बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो कुकिंग ऑयल होते हैं वो ज़्यादा करके आपके होते हैं अनसैचुरेटेड, उनका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो बन जाते हैं सैचुरेटेड, किसके प्रेजेंस में, निकल एंड पैलेडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, दिस इज बेसिकली वनस्पति घी या घी, इसको अगर हम बर्न कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डूइंग व्हाट, वी आर बर्निंग इट, ठीक है। तो क्या होगा भाई साहब, इसमें फ्लेम कैच हो जाएगा, वो आग पकड़ लेगा। चम्मच में घी लेकर उसको बर्न करो, आग पकड़ लेगा वो, ठीक है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू, तो यहाँ पे आपको किस टाइप का भाई साहब मिल रहा है, दिस इज अ ब्लू फ्लेम दैट यू विल गेट।
अगर आप घी को ऐसे बर्न करेंगे विच इज बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपको ऊपर एक ब्लू फ्लेम मिलेगा, एंड ब्लू फ्लेम इज द वन विच प्रोड्यूसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी अगर आप ले रहे हैं क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा फ्लेम आएगा? सूटी फ्लेम या येलो फ्लेम बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो इफ यू आर टेकिंग एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कुकिंग ऑयल ले लिया आपने, ठीक है, आप इसको बर्न कराएंगे तो क्या आएगा बोलो? दिस इज अ येलो फ्लेम दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, यू विल बी गेटिंग अ येलो फ्लेम। ठीक है, और ये येलो फ्लेम आपका बेसिकली स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इस येलो फ्लेम में स्मोक ज्यादा होगा। ठीक है, आप मोमबत्ती को बुझाते हैं, आपको स्मोक दिखता है, बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है, वो स्मोक भी आप स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर भाई साहब किसी गैस को बुझाते हैं तो कैसा स्मोक दिखता है क्या? नहीं ना। ठीक है, सो इसका स्मोक कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड दिट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल्स। ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है स्मोक बनने में। ठीक है, क्लियर है? तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करेंगे तो यू आर गेटिंग अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, एंड दैट इज ब्लू फ्लेम इज अ गुड फ्यूल, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड फ्यूल। when you are burning unsaturated hydrocarbon, still you are going to get the same products, carbon dioxide and water, but along with it you are going to get a yellow flame. ठीक है, क्लियर है? डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे भाई साहब? कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, आपका ये कंप्लीट है, ये आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, ओके ओके ओके। सो इसका क्या प्रोड्यूस होगा? दिस विल बेसिकली रिड्यूस ब्लू फ्लेम, एंड ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? येलो फ्लेम। कंप्लीट और इनकम्प्लीट मतलब क्या होगा? हाँ, कंबस्शन कंप्लीट और इनकम्प्लीट मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं, हाँ ठीक है, देखो जैसे हाइड्रोकार्बन है, अगर तुमने उसको बराबर मात्रा में ऑक्सीजन दिया तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन। मतलब कैसा है, देखो जैसे कोल को तब तुम जलाते हो, कोल, ठीक है, कोल जला, उसके बाद क्या कुछ रेसिड्यू मिलता है तुमको? क्या मिला? राख मिलती है। ठीक है, क्लियर? अगर तुम गैस को जलाते हो कोई रेसिड्यू मिलता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? गैस पूरा का पूरा जल गया ना भाई। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है, वेरी नो रेसिड्यू इज लेफ्ट। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर तुम जलाओगे, विच इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ कोल, तो उसमें तुमको रेसिड्यू मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नहीं जला हुआ। ठीक है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू विच इज लेफ्ट। ठीक है, सो व्हाट ऑब्वियसली आपके जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, दे विल प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम एंड नथिंग विल बी लेफ्ट। ठीक है, एज अ रेसिड्यू। वटेवर आपके जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, दे विल बी बेसिकली प्रोड्यूसिंग येलो फ्लेम एंड देयर विल बी अ रेसिड्यू व्हिच विल बी लेफ्ट। और इसको हम क्या बोलेंगे? किस टाइप का कंबस्शन बोलेंगे? इनकम्प्लीट कंबस्शन। आर वी क्लियर ऑन द? देखो ऑक्सीजन के वजह से भी कंप्लीट आपका कंबस्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन वो दूसरा मामला है। एक हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से सैचुरेटेड है, इसमें तुम ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा तुमको? ब्लू फ्लेम मिलेगा। ठीक है, अगर एक हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, लेकिन ऑक्सीजन तुमने लिमिटेड दी हुई है इसको, तो तुमको यहाँ पे भी येलो फ्लेम मिल जाएगा। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ये तो ऑक्सीजन का मामला हो गया। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, तो चाहे ऑक्सीजन आप दें, मतलब ऑक्सीजन अगर दोनों में पर्याप्त मात्रा में दी है आपने, दोनों में आपने कोई कंजूसी नहीं की है, ऑक्सीजन में पूरा फुल फ्रीडम में आपने इसको ऑक्सीजन दिया है, एक ब्लू फ्लेम देगा। कौन सा? आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको येलो फ्लेम देगा। वेयर विल यू फाइंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी पीपल? हेयर यू विल फाउंड हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड हेयर यू विल फाइंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस विल हैव मोर ऑफ स्मोक। ठीक है, तो इसमें स्मोक कंटेंट ज्यादा होगा आपका। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो देखो ये ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होगा, जो इसमें प्रोड्यूस, ये आपका क्लीन फ्लेम में जलेगा, इसका कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। जिस भी हाइड्रोकार्बन के बढ़ने से ज्यादा आपका स्मोक प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब वो अच्छा फ्यूल नहीं है। ठीक है, सूटी डिपॉजिट, ये देखो आपका ऐसा डिपॉजिट रह जाएगा, यहाँ पे हार्डली कुछ आपका रेसिड्यू बचेगा, यहाँ पे आपका डिपॉजिट बच जाएगा। देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच विल बी लेफ्ट। सूटी डिपॉजिट मतलब राख जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रेसिड्यू बच जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा नहीं जला। ठीक है, ये पूरा पूरा जल का जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? कंप्लीट कंबस्शन मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे आपका देखो यहाँ पे, ये आपका देखो ब्लू फ्लेम है, विच इज बेसिकली दैट ऑफ अ गैस। आप वुड को बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप बर्न कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे उससे कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस पीपल? नो क्वेश्चंस, वेरी गुड।
रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबस्शन, ठीक है। अभी देखो, अभी जैसे आपका देखो एयर होल, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था इनकम्प्लीट कंबस्शन, अभी हम हाइड्रोकार्बन पे नहीं जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे फैक्टर पे आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का फैक्टर देखा आपने, सैचुरेटेड, कंप्लीट, अनसैचुरेटेड, इनकम्प्लीट। हम ऑक्सीजन पे नहीं जा रहे। जब हम ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन अगर पूरा पूरा मिल रहा है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो ये भाई साहब आपको ब्लू फ्लेम देगा। और उसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप लिमिटेड अप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वही आपको येलो फ्लेम दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए गैस के जो बर्नर्स होते हैं वो रेगुलरली क्लीन करने पड़ते हैं, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू आर गोइंग टू वेस्ट योर एनर्जी। गैस के बर्नर को भाई साहब वहां से गैस तो निकल रही है लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसके वजह से इट इज बर्निंग विद अ सूटी फ्लेम। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं आपके, हाइड्रोकार्बन वाला फैक्टर और ऑक्सीजन वाला फैक्टर। हाइड्रोकार्बन वाले फैक्टर को अगर हम देखें तो सिंपल है भाई साहब, आपका अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपको पूरा पूरा क्लीन फ्लेम दे देगा और कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, हार्डली एनी रेसिड्यू विल बी लेफ्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको सूटी फ्लेम देगा, रेसिड्यू विल बी लेफ्ट एज वेल एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ऑक्सीजन के फैक्टर पे अगर हम आते हैं तो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही अगर हम लें जो कंप्लीट कंबस्शन देता है आपको, उसमें भी अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या बनेगा भाई साहब, आपका इस तरीके का फ्लेम बन जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर बर्निंग। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है? ओके, तो we will find that with the fully opened air hole the gas in the burner burns with a blue flame और non sooty flame। ठीक है, सूटी मतलब होता है आपका स्मोक। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका क्या हो रहा है, विदाउट, अगर इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पर्याप्त मात्रा में इसको ऑक्सीजन मिल रही है, इट विल बर्न विद अ सूटी फ्लेम। इफ टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यू आर डूइंग अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, देन इट विल बर्न विद अ स्मोकी फ्लेम। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया। As we go on reducing the amount of air going into the burner, the gas in the burner starts burning with a sooty flame। जैसे जैसे आप एयर का सप्लाई कम कर रहे हैं, मतलब एयर का सप्लाई क्या कम कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या क्या हो जाएगा बोलो? बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स गेट ब्लैकेंड, व्हाई? प्रॉपर ऑक्सीजन आपको किसको नहीं मिल रहा है? प्रॉपर ऑक्सीजन गैस को नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन इज नॉट, मतलब उसको पूरा पूरा गैस को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा जो गैस आपका निकल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, व्हाई इट इज ब्लैकेंड। ठीक है, तो आपका ये यूटेंसिल है, देखो। ठीक है, अगर इस यूटेंसिल को अगर आप भाई साहब इस तरीके का हो जाता है, ओ क्या मजा आएगा इसको। ठीक है, फिर मम्मी बोलेगी इसको भाई साहब मांजो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट स्टक टू द, आपका देखो कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नहीं मिला, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा, रेसिड्यू बचेगा। रेसिड्यू जो बचेगा वो इस कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा भाई साहब। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट स्टक टू द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स रिजल्टिंग इन द ब्लैकनिंग ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब वेसल काला होना चालू हो रहा है, इट्स हाई टाइम दैट आप गैस के बर्नर को या तो रिप्लेस कर दें या तो उसको क्लीन करें। ठीक है, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द गैस विच इज इमर्जिंग आउट ऑफ द फनल और द बर्नर, दैट इट इज नॉट रिसीविंग एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम? ठीक है, तो आपका देखो ये, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ईदर अ कोल और अ वुड फायर? ठीक है, तो आपका देखो वुड एंड कोल जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। अगर आप देखोगे खोलते हुए, मतलब एक कोयले को अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे आग नहीं निकल रही है लेकिन उसमें हीट निकल रही है बहुत ज्यादा, विदाउट अ फ्लेम। ठीक है, तो कोयले को अगर वुड को आप देखोगे तो ऐसे आग शायद ना निकले लेकिन बहुत सारा, बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गैसियस सब्सटेंस बर्न्स। ठीक है, जब भी आपका सॉलिड सब्सटेंस बर्न होता है तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा, वो आग निकलती हुई दिख रही होगी लेकिन कोल में पहले आग निकलती हुई दिखेगी, एक बार उसने आग पकड़ लिया तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलेगा लेकिन हीट बहुत प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके। When wood or coal is ignited, the volatile substances present vaporize and burn with a flame in the beginning। तो बिगिनिंग पार्ट में, इनिशियल पार्ट में आपको देखो थोड़ा बहुत फ्लेम दिखेगा, बाद में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम रिपीट। इवेपोरेशन, इवेपोरेटिंग रैपिडली। ठीक है, तो ये बहुत रैपिडली इवेपोरेट कर जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल,
अरे यार, तो फ्लेम भाई साहब तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका गैसियस सब्सटेंस हो रहा हो, ठीक है। तो हाउ अ कोल फॉर्म, ऑब्वियसली आपका जितना भी एनिमल एंड प्लांट मैटर है वो अर्थ के नीचे डिकम्पोज हुआ है विथ एन एनवायरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ विच कोल इज फॉर्म, ठीक है। सो कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रीव इन वार्म ह्यूमिड स्वैम्स। स्वैम्स मतलब ऐसा डिकम्पोज, ऐसे खाड़ी वाले टाइप के एरियाज, 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और कोल के कितने फॉर्मेट्स हैं? पीट, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। इट डिपेंड्स अपॉन किस लेवल से आप कोल को निकाल रहे हैं। जितने आप जमीन के अंदर जाएंगे उतना वैसा कोल का फ्यूल वैल्यू बढ़ जाएगा, उतना एक्सीलेंट टाइप का कोल होगा, ठीक है। सो एंथ्रासाइट कैन हैव टू अ ट्यून ऑफ 90% ऑफ कार्बन। जैसा जैसा आपका कोल में कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ती जाएगी। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल बिकॉज द कार्बन कंटेंट इन एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट, ठीक है, क्लियर। सो ट्रीज एंड अदर प्लांट्स से इससे बनता है भाई साहब, दे रिमेन्स गॉट बरीड इन द स्वैम्पी सॉइल। इस तरीके के भाई साहब आपके रिमेन्स। अभी देखो इसमें है क्या, ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो हर चीज में, हर लिविंग एंटिटी पे होगी, और ग्लूकोज मतलब क्या होगा? कार्बन। तो इन सब चीजों में आपका कार्बन है, और ये कार्बन जो है तो बरीड हो गया है अंडर द अर्थ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। दे रिमेन्स गॉट बरीड इन स्वैम्पी सॉइल। तो ये स्वैम्पी सॉइल में वैसा भी रिमेन्स बरीड हो गया, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? So over time these remains were covered with layers of sediments like mud and sand. तो आपके ये जो ओवर टाइम में क्या हो गया, ये मड एंड सैंड इसको कवर करता जा रहा है, ठीक है। मड एंड सैंड इसको कवर करता जा रहा है, तो इसमें बहुत सारा टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, एंड हेंस इट इज बाय एंड लार्ज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दीज थिंग्स विच आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। क्लियर है? ओके। तो आपके देखिए स्वाम्पी रीजन्स में इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस द बरीड प्लांट मटेरियल फॉर्म्स अ डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट, ठीक है। तो यही जो ब्राउन पड़ी एक डार्क ब्राउन मटेरियल हो जाता है भाई साहब, आपका पीट बनने लगता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ पीट इज फॉर्म्ड। जनरली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स गॉट डिपॉजिटेड ओवर पीट। पीट वाज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म लिग्नाइट। तो पीट से भाई साहब आपका लिग्नाइट बना, ठीक है। लिग्नाइट से क्या बनेगा? ऑब्वियसली बिटुमिनस कोल, उसके बाद बन जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ठीक है। सो दैट इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। पीट के बाद बना लिग्नाइट, और ज़्यादा कंप्रेस हुआ, और ज़्यादा प्रेशर हुआ उस पर, तो वो बना बिटुमिनस कोल, और ज़्यादा कंप्रेशन प्रेशर से वो क्या बन जाएगा? एंथ्रासाइट, ठीक है। सो एंथ्रासाइट इज बेसिकली द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। Even further compression resulted in the form of anthracite, which is the best form of coal, and this has the maximum amount of carbon in it. Anthracite will have the maximum amount of carbon in it. Are we clear through these things, people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। ओके, पहली बात बताओ यहाँ पे एडिशन रिएक्शन किस पे होगा? आपने एल्केन्स पढ़ा है, एल्कीन्स पढ़ा है, एल्काइंस पढ़ा है। एडिशन किस पे होगा? अनसैचुरेटेड पे एडिशन होगा कि सैचुरेटेड पे एडिशन होगा? अनसैचुरेटेड पे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम आएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड्स जाएंगे और उनकी जगह पे आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा उनका सबसे पहला क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन। आप किसको रिप्लेस करेंगे वहाँ पे? मतलब H एक और ठूस ही नहीं सकते। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है किसमें? आपके मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और वहाँ पे आपको अगर रिप्लेस करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है रिप्लेसमेंट का, विच इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो रीजंस फॉर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला रिएक्शन क्या होगा बोलो? सब्स्टिट्यूशन का। एडिशन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
और अगर आप देखोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका हो गया क्या, दिस इज बेसिकली अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज बेसिकली ईथेन। आगे चलें भाई साहब, ठीक है। तो अगर आपने ईथेन को ट्रीट किया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो आपने ईथेन को ट्रीट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। अभी यहां से एक Cl, ये Cl क्या होगा भाई साहब, इस H को रिप्लेस करेगा, ठीक है, इस H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय H। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, ये वाला क्लोरीन और क्लोरीन, ओके। चलिए भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज हाउ द सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग। तो यहाँ पे हो गया आपका CCl, मतलब क्या गया आपका, एक H चला गया। तो आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ पे आपका एक H चला गया और वो क्या बन गया, तो क्लोरीन क्या होता है, Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन में भाई साहब पहले बॉन्ड टूटा, Cl2 मतलब एक Cl हो गया, इसका एक H आया बाहर, इस Cl के साथ कंबाइन करके इसने क्या बना दिया, HCl, और ये वाला क्लोरीन इसके साथ ऐड हो गया। तो ये वाला क्लोरीन जहां पे H था उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूशन। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो दिस विल बी व्हाट, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन से क्या बना यहाँ पे, क्लोरोईथेन, वेरी गुड। और ये क्या बन गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आपने क्लोरीन के साथ इसको ट्रीट किया, ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका मोनोक्लोरोईथेन भी बोल सकते हैं, मोनोक्लोरो नहीं बनेंगे, क्लोरोईथेन बोलेंगे तो भी चलेगा, दैट इज अ राइट IUPAC नेम। क्योंकि अगर एक और Cl आएगा तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा डाइक्लोरोईथेन, ठीक है। मोनोक्लोरोईथेन ना बोल के अगर आप क्लोरोईथेन बोलेंगे तो भी इट इज अ एक्सेप्टेड IUPAC नेम, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इस डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो अभी इसके सामने अगर मैं क्लोरीन को लाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर इसके सामने भाई साहब क्लोरीन को लाए, ये क्या है आपका, ऑब्वियसली ईथीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। अगर हम इसके सामने भाई साहब क्लोरीन को लाएं, ये आपका पूरा ईथीन है, इसके सामने हम क्लोरीन को ला रहे हैं, बेसिकली Cl2 को, तो क्या हो जाएगा बोलो, Cl के पास यहाँ पे एक ऑप्शन है और Cl के पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये वाला बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा आपका। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नाम क्या बढ़ जाएगा, डाइक्लोरोईथेन, ईथेन हो जाएगा ये, ठीक है, डाइक्लोरोईथेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड मतलब इन लोगों ने अपने अपने कार्बन अपने पास ले लिए भाई साहब, ठीक है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्लोरीन भाई साहब इधर आ गए। अभी इनके साथ क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज गोइंग टू ज्वाइन हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज व्हाट यू आर। तो यहाँ से कोई H माइनस हुआ क्या HCl बनेगा, नहीं बनेगा ना भाई साहब। यहां पे से एक H माइनस हुआ था ना, दो क्लोरीन के एटम्स थे, तो एक क्लोरीन का एटम H के साथ कंबाइन करके क्या बन गया, HCl, ठीक है। यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गया ही नहीं यहां से, ठीक है, H गया ही नहीं है भाई साहब, तो HCl तो नहीं बनेगा, पूरा का क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, अ डाइक्लोरोईथेन। ईथीन बाय एडिशन is getting converted into dichloroethane. Ethane by substitution is getting converted into chloroethane. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो ये हो गया आपका डाइक्लोरोईथेन, ठीक है। इथाइन है, देखो इसको अगर मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट करूं तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर गया, एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे कितने क्लोरीन ऐड करने के एडवांटेजेस हैं, चार क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो ये इथाइन हो गया, दिस इज बेसिकली इथाइन। इफ आई हैपन टू ट्रीट दिस क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, एक हमने पहले बॉन्ड उड़ाया, तो जैसे ही हमने बॉन्ड उड़ाया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस, ठीक है। दूसरा बॉन्ड भी उड़ाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ भाई साहब बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। इसके साथ क्या हो रहा है भाई साहब, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। अभी हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को उड़ाएंगे, इस बॉन्ड को उड़ाएंगे तो इसके मत्थे एक इलेक्ट्रॉन और इसके मत्थे एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले था वो क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई साहब, जिसका जो इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा एक बॉन्ड। तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या बन सकता है यहाँ पे, डाइक्लोरोईथीन, डाइक्लोरोईथीन, ठीक है। दिस इज बेसिकली डाइक्लोरोईथीन, ठीक है। क्या यहाँ पे एक रिएक्शन रुकेगा, नहीं, और भी रिएक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे, ये वाला भी जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोईथेन, ठीक है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इनके पास भाई साहब और कोई चारा नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल ओनली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स विच आर स्टेबल, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स विच आर स्टेबल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला रिएक्शन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। अनसैचुरेटेड का पहला रिएक्शन क्या होगा? एडिशन। उसके बाद आपका जब वो एक, अभी देखो इसमें अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होगा? अभी भाई साहब यहां से एक H को जाना पड़ेगा और यहां पे क्लोरीन आएगा, ठीक है। अभी भाई साहब यहां से एक H को जाता, अभी भाई साहब एक बार ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, देन इट विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में। ओके, बहुत बढ़िया। So unsaturated hydrocarbons undergo addition reactions. They contain double और triple bonds which are weaker and easier to break. तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो कार्बन के बीच में होते हैं वो जनरली easier to break होते हैं, ठीक है, than saturated hydrocarbons, than single covalent bonds. डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर easier to break. जितनी ज़्यादा आपकी शेयरिंग हो जाएगी उतना ज़्यादा उसका भाई साहब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, उसको सेपरेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है, बिकॉज इट इज ईजियर टू ब्रेक डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। एडिशन रिएक्शन, चलिए भाई साहब एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है, किसमें होगा? पहली बात तो एडिशन रिएक्शन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक बार एडिशन रिएक्शन हुआ और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड में, तो उसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भाई साहब ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक कैटलिस्ट आपने ले लिया, तो इसमें कैटलिस्ट क्या करेगा भाई साहब? जैसे H2 है, देखो ये हम किस चीज का एग्जांपल ले रहे हैं? कुकिंग ऑयल्स का, ठीक है। जितने भी आपके अनसैचुरेटेड कुकिंग ऑयल्स हैं उसमें हाइड्रोजनेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, ठीक है। निकल और पैलेडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट व्हाट विल हैपन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव बेसिकली डबल बॉन्ड्स बिटवीन देम which we generally use as cooking oils or vegetable oils, they get converted into saturated hydrocarbons which are वनस्पति घी हो गया, ठीक है, ये सारे आपके saturated hydrocarbons हो गए, घी और डालडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इथाइन दिख रहा है, ठीक है। इथाइन में दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, दो हाइड्रोजन पहले ऐड होंगे, ठीक है, ये इथाइन है, दो हाइड्रोजन पहले ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथीन। और दो हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, ठीक है, हर एक बॉन्ड के लिए दो हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथीन, ठीक है। अगर फिर से हाइड्रोजन ऐड होगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, दिस विल गेट कन्वर्टेड फाइनली इनटू इथेन, ठीक है, क्लियर है? दिस विल गेट फन। तो यहाँ पे आपका आपने स्टार्ट किया कहाँ से? अनसैचुरेटेड से, कहाँ पे आ गए आप? सैचुरेटेड। अगर ये भाई साहब दिस इज बेसिकली अ कुकिंग ऑयल, ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल, दिस इज बेसिकली आपका घी और डालडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन होता है। ज़्यादा करके हम जितने भी आपके घी डालडा वगैरह होता है ये आपके होते हैं भाई साहब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है? दिस इज बेसिकली व्हाट? एंड एल्कीन, एल्कीन है ना भाई साहब, ठीक है। आर क्या है आपका? आर इज एन एल्काइल ग्रुप ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये CH3 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 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ऑल दीज आर बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। ओके, सो दीज आर बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स। ये वेजिटेबल ऑयल है या अनसैचुरेटेड फैट है जिसको हम लिक्विड स्टेट में, जैसे आपका ग्राउंड नट ऑयल हो गया, राइस ब्रांड ऑयल हो गया, और क्या है सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑल दीज आर वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं एंड दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है। अभी आप इसको घी बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन पास कराएंगे, ठीक है। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इट विल गेट कन्वर्टेड, आपके एक डबल बॉन्ड जाएगा, H और H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज बेसिकली वनस्पति घी और डालडा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब ये हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाट? अ वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड फैट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। जनरली सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट दैट ग्रेट फॉर हेल्थ, ठीक है। घी वगैरह ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये फिर भी कंज्यूमेबल है, ठीक है, दिस इज स्टिल कंज्यूमेबल। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं भाई साहब। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन किसमें पॉसिबल होगा भाई साहब? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
जैसे आपका देखो यहाँ पे CH4 है। सनलाइट को जब हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए यूज़ कर रहे हैं बता सकते हैं? देखो ये जो आपके हैलोजेंस होते हैं जनरली सनलाइट से इम्पैक्ट होते हैं। तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में किससे डबल आपस में एक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको जब सनलाइट मिलता है तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है तो क्लोरीन अकेला हो जाता है। क्लोरीन के 2 एटम्स अभी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाई साहब अकेले हो गए हैं, ठीक है। सो दिस विल गेट एडेड अप और यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक H निकलेगा, एक H एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बना देगा भाई साहब HCl, और दूसरा वाला Cl क्या हो जाएगा इस मिथाइल ग्रुप में ऐड हो जाएगा। दिस विल फॉर्म क्लोरोमीथेन, ठीक है। सो वी विल गेट व्हाट, दिस इज बेसिकली मीथेन और क्लोरीन, इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का भाई साहब ऐसे क्लीवेज होगा। ये क्या बन गया, आप मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इन कॉमन नेम, और क्लोरोमीथेन प्लस HCl। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली मिथाइल क्लोराइड। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ अ हैलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजनेशन। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे विथ अ हैलोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजनेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, तो आप देखो ये मीथेन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली मीथेन, ये आपका क्लोरीन है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट्स H एटम फ्रॉम CH4। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? और ये वाला H गायब होके इसके साथ ऐड हो गया, तो ये आपका बन जाएगा HCl, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हैलोजेंस आपका यही हो रहा है, देखो Cl हो गया, तो दिस इज फॉर्मिंग मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, ठीक है। प्लस 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 व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? जैसे यहाँ पे देखो आपका मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, एक एडिशन हुआ तो दूसरा एडिशन भी तो हो सकता है भाई साहब, ठीक है। सामने इसके भी क्लोरीन है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इधर ऐड हुआ, दूसरे और भी क्लोरीन एटम्स तो है ना, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, दूसरा क्लोरीन एटम भाई साहब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड हो गया ये, और क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। फिर से ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन के एक एटम तो है नहीं, मिलियंस ऑफ एटम्स है। एक एटम ने रिएक्ट किया, ये बनाया, दूसरे एटम ने रिएक्ट करके क्या बनाएगा? डाइमिथाइल क्लोराइड बना देगा, ठीक है। सो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट्स वन एटम फ्रॉम CH3Cl। तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका एक Cl गया और क्या आएगा? HCl होएगा, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे ये चलता ही जाएगा। दिस इज बेसिकली अ चेन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बन गया आपका? डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। फिर से यहाँ पे Cl ऐड होगा, फिर से Cl ऐड होगा, तो ये क्या आपका, अगर इसको भी अगर हम देखेंगे, ये डाइक्लोरोमीथेन बना, डाइक्लोरोमीथेन। जब तक आपका एक एक H है वो रिप्लेस होता रहेगा। इसके बाद क्या बनेगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके बाद क्या बनेगा भाई साहब? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक और H जाएगा, Cl अगेन सनलाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब? ये H गया, एक Cl बना और एक Cl और ऐड हो गया, तो इसमें CH2Cl2 का भी क्या बन जाएगा? CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। अभी इसका फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सारे के सारे H चले गए। अभी आपके पास क्या बचा? CCl4, दैट इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड पीपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। क्लियर है? टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं हम इसको, IUPAC नेम इसका टेट्राक्लोरोमीथेन है, बट दिस इज वन ऑफ द यूजफुल सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हेंस वी पॉपुलरली कॉल दिस एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये जो आपका बना है CHCl3, इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं IUPAC नेम में, अदरवाइज दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब 2 बूंद अगर आप एक रुमाल पे डालकर किसी को सुंघा देंगे वो बेहोश हो जाएगा। पहले के ज़माने में क्लोरोफॉर्म वॉज एन एनेस्थेटिक मटीरियल, ठीक है। मतलब किसी का अगर डॉक्टर्स को ऑपरेशन वगैरह करना है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे लोगों को और वो 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाता था से। लेकिन आज की तारीख में देखा गया है कि क्लोरोफॉर्म बेसिकली कैन हैव सीरियस हेल्थ इश्यूज़, जिसके वजह से एनेस्थेटिक प्रोसीजर आपका चेंज हो गया है। लेकिन अर्लियर प्रोसेस में क्लोरोफॉर्म वाज द थिंग दैट वाज गिवन। तो आज की तारीख में तो भाई साहब एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया हो गया, मतलब आप होश में भी रहेंगे तो जिस जगह पे आपका ऑपरेशन करना बस उसी जगह पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब यू कैन एक्चुअली सी दैट यू आर बीइंग ऑपरेटेड विदाउट फीलिंग द पेन। लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं हम इसको। उस जगह पे ऑपरेशन करके मतलब आप देख सकते हैं लाइव अपना ऑपरेशन, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। बट क्लोरोफॉर्म बेसिकली वाज यूज्ड फॉर लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन इसको क्रिमिनल्स लोग भी यूज़ करते थे, ठीक है। क्रिमिनल्स लोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इसलिए इसका अभी मैन्युफैक्चरिंग बैंड हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे कुछ कॉमन कंपाउंड्स जो
आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो पहला जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूज होता है शाम 6 बजे के बाद, ठीक है, दैट इज बेसिकली इथेनॉल। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ अल्कोहल। बाकी सारे कंट्रीज में भी है, बट इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ अल्कोहल। इट इज़ अ ग्रेट अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर साल हर बार बजट में अल्कोहल का कॉस्ट बढ़ाती है, टैक्स ज़्यादा लगाती है। ठीक है, अगर और वो ऐसा चीज़ है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में। अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो बोलेंगे भाई हमने बोला है क्या पीने के लिए, मत पियो ना, क्योंकि तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है ये, इसलिए हम टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो पैसा आता है वो आपके अल्कोहल इंडस्ट्री से आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंज्यूम अल्कोहल। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इज बेसिकली इथेनॉल। दिस इज कंज्यूमेबल अल्कोहल। ठीक है, इसके पहले वाला क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। Methyl alcohol is not consumable alcohol. If anyone happens to consume methyl alcohol, that person can get permanently blind or even lose his or her life. ज़्यादा करके जो आपके देसी दारू होते हैं, देसी दारू के ठेके जो होते हैं, वहाँ पे देसी दारू मिलता है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर से फिल्ट्रेशन नहीं होता है। आप बहुत बार ऐसा सुनेंगे कि अरे देसी दारू पीकर इतने लोगों की मौत हो गई या इतने लोग अंधे हो गए। ये क्यों होता है? क्योंकि इन देसी दारू की जगहों पे जो आपको दारू मिलती है उसमें मिथाइल अल्कोहल रह जाता है कभी कभी, और अगर ये मिथाइल अल्कोहल रह गया इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द पर्सन। ठीक है, परमानेंटली वो दैट पर्सन कैन लूज हिज और हर लाइफ और कैन इवन गो ब्लाइंड। ज़्यादा करके मजदूर लोग देसी दारू पीते हैं और ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज कंज्यूमेबल अल्कोहल। ठीक है, इट इज़ कंज्यूमेबल अल्कोहल। इथेनॉल अगर हम वाइन इंडस्ट्री की बात करें तो अलग अलग फॉर्मेट्स में हमको मिलती है, बियर, विस्की, ठीक है, स्कॉच वगैरह वगैरह। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इथेनॉल। नाउ इथेनॉल इज बेसिकली व्हाट, सबने देखा होगा, इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, इसमें लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है पीपल। ठीक है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल। इथेनॉल को ही हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। नींद आ रही है? जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें आपका इथेनॉल रहेगा ही रहेगा। परसेंटेज अलग अलग होता है, बियर में अलग परसेंटेज में अल्कोहल रहेगा, इथेनॉल रहेगा, आपके विस्की में अलग परसेंटेज में रहेगा, स्कॉच में अलग परसेंटेज में रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी आपके दारू के फॉर्मेट्स होते हैं उसमें इथेनॉल प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, इट इज प्रेजेंट। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। Because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups and many tonics. ठीक है, एक गुड सॉल्वेंट है। अभी देखो सॉल्वेंट मतलब क्या, जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स किन चीज़ों को डिसॉल्व करेंगे? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आपकी जो सर्दी है क्या वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? आपके बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है ना? तो ये इसीलिए इथेनॉल को हम यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि ये उसको डिसॉल्व करता है। आपके घर में आपके शरीर में जो कफ जमा होता है उसके लिए हम इथेनॉल को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड एक गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इथेनॉल भी एक गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो दीज आर गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे आपके मेडिसिन में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं क्योंकि आपके बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिक ही है। तो वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो जाएगा। आपको सर्दी हुई है तो अगर बोलते हैं ना थोड़ा सा पी लो भाई साहब ठीक हो जाएगा, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही वो अल्कोहल आपके अंदर जाता है तो वो इन चीज़ों को डिसॉल्व करता है। पीना मत, मैं बोल रहा हूँ। वैसे भी जो दवाइयाँ आप पीते हैं, आप अगर देखोगे दवाइयों के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। एलोपैथिक मेडिसिन मतलब समझ में आता है, जो नॉर्मल मेडिसिन हम लेते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप देखोगे, हर होम्योपैथिक मेडिसिन में 90% अल्कोहल रहता है। बियर में 40% अल्कोहल रहता है, थोड़ा सा पी लेंगे तो टुन्न हो जाएंगे आप। सोचिए 90% अल्कोहल रहता है आपके होम्योपैथिक मेडिसिन में। जो छोटी सी शीशी आती है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ बेलेडोना एक कफ सिरप टाइप का होता है होम्योपैथिक मेडिसिन में, उसका परसेंटेज अगर आप रीड करेंगे इट इज़ टू अ ट्यून ऑफ 90%। ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व करता है, ये डिसॉल्व करता है। सो बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन। अभी टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? एनी आइडिया? अगर आपका कहीं पे कट गया हो, ठीक है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जो ड्रेसिंग करता है ना डॉक्टर, मतलब वहाँ पे जो लिक्विड लगाता है वो एक्चुअली टिंक्चर आयोडीन है। टिंक्चर आयोडीन में अल्कोहल यूज़ होता है, आयोडीन होता है और अल्कोहल भी रहता है। तो यहाँ पे जो भी आपके उस जहाँ पे कट गया है वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया जमा हुआ है या कुछ हो ही सकता है, भाई साहब एयर में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टिंक्चर आयोडीन। ओके, कफ सिरप्स में यूज़ होता है। कफ सिरप्स में ऑब्वियसली आपका जो कफ है उसको बाहर निकालता है। एंड मैनी टॉनिक्स, काफ़ी सारे टॉनिक्स में भी
अल्कोहल का यूज होता है. बिसाइड्स दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज एंड द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर द गवर्नमेंट. सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. आप इतनू सा अल्कोहल लेंगे, उसमें इतनू सा पानी डाला वो भी डिजोल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी डाला तो भी डिजोल्व हो जाएगा. तो अल्कोहल भाई साहब आराम से वाटर में डिजोल्व हो जाएगा. देयर विल बी नो डिमार्केशन. जैसे मतलब ये डिजोल्व नहीं हो रहा, आपको पता चलता है ना. जैसे तेल और पानी को अगर आप डिजोल्व करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि तेल ऊपर आ गया है, पानी नीचे रह गया है. देयर विल बी अ प्रॉपर डिमार्केशन. बट इन अल्कोहल इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर. इट इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. ठीक है. रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विथ सोडियम. सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो भाई साहब क्या होगा, सोडियम इज Na. तो आपका देखो ये इथेनॉल हो गया CH3CH2OH, ये H रिप्लेस होके Na आ जाएगा. ठीक है. तो ये H रिप्लेस करके भाई साहब आपका Na आ जाएगा. सो दिस इज बेसिकली इथेनॉल एंड दिस इज सोडियम. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन अ पीपल, दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH3CH2. जैसे मैंने आपको बोला ये H रिप्लेस हुआ और इसके जगह पे आ गया आपका Na. नेगेटिव और पॉजिटिव हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि, क्यों दिखा रहे हैं बता सकते हैं? ये किस टाइप का कंपाउंड है? कोवैलेंट और आयनिक. कोवैलेंट. ये किस टाइप का कंपाउंड बनेगा? आयनिक. क्यों? क्योंकि इसमें भाई साहब सोडियम है. सोडियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं पहली बात तो. ठीक है. तो इसीलिए ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ कोवैलेंट कंपाउंड विच इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आयनिक कंपाउंड. ठीक है. क्लियर है. तो सोडियम हो गया, इथेनॉल हो गया. दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट? सोडियम एथॉक्साइड. दिस इज फॉर्मिंग सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ठीक है. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये 2 इधर आएगा. अरे क्यों ऐसा हो रहा है भाई साहब? ओके. रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल मतलब देखो CH3CH2OH है, इसमें से अगर आप H2O को निकाल दोगे तो उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन. क्या है? CH3CH2OH है, इसमें से आप H2O को निकाल रहे हैं. सो लेट्स सी. ठीक है. ये आपका CH3CH2OH हो गया. ठीक है. CH3CH2OH हो गया. इसमें से हम इथेनॉल को भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये इथेनॉल है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं? H2O को निकाल रहे हैं. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज रिमूविंग H2O. सो व्हाट इज इट? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड. क्या हो सकता है H2O को रिमूव करने का रिएजेंट? क्या हो सकता है? मैंने आपको बोला था सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्टेंट के साथ, उसमें अगर H2O प्रेजेंट होगा तो वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी आर यूजिंग इज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट विल इट गिव? CH2CH2 प्लस H2O. ठीक है. ये क्या था आपका? इथेनॉल विच इज बेसिकली व्हाट? एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. बहुत ध्यान से देखो, ये OH माइनस हो गया और एक H माइनस हो गया. इसमें से एक H गया, इसमें से एक OH गया. इसके पास क्या बचा? CH2 और इसके पास क्या बचा? CH2. ऑब्वियसली CH2 और CH2 में डबल बॉन्ड ही होना है. ठीक है. टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है तो देखो यहाँ पे हो गया टेट्रावैलेंसी. तो इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन. रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. यहाँ पे क्या था आपका? इथेनॉल. क्या बन गया? इथीन और प्लस वाटर रिलीज होगा. ये वाटर कौन अब्जॉर्ब कर लेगा? ये H2SO4 अब्जॉर्ब कर लेगा. हालांकि H2SO4 का यहाँ पे डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इट इज बिहेविंग एज ए कैटलिस्ट बट इट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब दिस वाटर आउट ऑफ इट. ठीक है. तो इथेनॉल को अगर आपने एसिड से ट्रीट कर दिया इट विल फॉर्म इथीन. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देख लेते हैं. कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबस्शन. जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं. कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम यूज करते हैं पीपल? वी आर गुड. और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को यूज करेंगे तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा. तो अगर अल्कोहल है CH3CH2OH है तो उसमें एक ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा? CH3CH2COOH बन जाएगा. मतलब वो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा. ठीक है. ओके. सो कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबस्शन इन एडिशन टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन. तो हमने देखा भाई साहब जब आप किसी कार्बन कंपाउंड को जैसे मीथेन को आप बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन उसमें जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब. CH4 था, अभी क्या बन गया? CO2 बन गया. मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ठीक है. तो ये तो कंबस्शन में हो गई. अभी हम दूसरे तरीके से क्या करते हैं? इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो ये अल्कोहल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको. ये आपका क्या है? इथेनॉल है.
ठीक है, इट इज बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट. In the presence of alkaline potassium permanganate plus heat, this is getting converted into what people are, or acidified potassium dichromate plus heat. अगर आप देंगे तो इसका क्या बन जाएगा बोलो, एक और O ऐड हो जाएगा, एक H माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो. दिस विल बी इथेनोइक एसिड. दिस इज गोइंग टू फॉर्म इथेनोइक एसिड. ऑक्सीजन कंटेंट अगर कंपाउंड में बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, क्लियर है. ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एनी सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कंपाउंड इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या आपका पोटेशियम परमैग्नेट, बोथ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड देख लेते हैं भाई साहब. कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड. हमारे घर में जो विनेगर होता है उसमें वेरी स्मॉल ट्यून 4% के हिसाब से आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट रहता है. ठीक है, बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. कोई भी दूसरा मिनरल एसिड आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कंज्यूम कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ वीक एसिड. वीक एसिड मतलब क्या होता है, जिसका 100% आयनाइजेशन ना हो. जैसे CH3COH है, वो किस में जाएगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस होगा, लेकिन 100% नहीं होगा. ठीक है, HCl है, ये पूरा 100% डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में. लेकिन CH3COH विच इज बेसिकली एसिडिक एसिड, this is not going to dissociate in 100%. So this is basically a group of acids called carboxylic acids. Carboxylic acid का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा वाली, CnH2n+1COOH. ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला. 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. तो जो आप चाइनीज वगैरह बनाने में डालते हैं वो बेसिकली विनेगर है, और उसमें क्या है, 5 से 8% आपका एसिटिक एसिड है वाटर में. 5 से 8% एसिटिक एसिड को जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इट फॉर्म्स विनेगर विच कैन बी इजीली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ऑल. ठीक है, यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. तो जब हम पिकल्स बनाते हैं प्रिजर्वेटिव मतलब उसमें हम ऐड करते हैं इसको, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यूज वाइडली. तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है. पिकल्स मतलब अचार बना रहे हैं. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाउ मच, 290 केल्विन. 290 केल्विन मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 290 माइनस 273 कर दो भाई साहब, 273. ठीक है, कितना आ जाएगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड. तुम्हारा रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ये है तो ये लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, है ना भाई. रूम टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है तो ये लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन. ओके, फ्रोजन एसिडिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड. अगर कोई ऐसे जगह पे हैं आप जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पे आपको एसिडिक एसिड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस, एंड दिस इज नोन एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड. जो लिक्विड फॉर्मेट में एसिडिक एसिड है CH3COH, दैट इज प्रॉपर एसिडिक एसिड, और उसी का जो फ्रोजन फॉर्मेट है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड. दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, सेम चीज है, एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड आपका क्या है, कॉमन नेम है, और इथेनोइक एसिड आपका क्या है, IUPAC नेम है. ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अतर जो बनाते हैं आप, अतर, एस्टर अतर एक ही चीज है. ठीक है, तो एसिड प्लस अल्कोहल अगर आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा. सो लेट्स सी, एस्टर ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, RCOOR. ठीक है, तो H की जगह पे एक और R आ जाएगा. ठीक है, तो एसिड प्लस अल्कोहल क्या बना देगा आपका, एस्टर. लेट्स क्विकली लुक एट इट. ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या है, इथेनोइक एसिड. ये क्या है भाई साहब आपका, अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल. ठीक है, इसमें होगा क्या, CH3CO रहेगा और प्लस ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये H चला जाएगा और ये CH3CH2 इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो CH3COOH है, ये H जाएगा और इसके जगह पे ये आ जाएगा. तो क्या होगा, ये वाला H इस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O. क्या ये मामला समझ में आ रहा है, एसिड का H और अल्कोहल का OH दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, H2O, और पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखो CH3COO CH2CH3. ठीक है, CH2CH3 विच इज बेसिकली व्हाट, एन एस्टर. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनॉल, एंड व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज फॉर्मिंग, देखो CH3C, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये O इसका O रहा, मतलब ये दोनों O इसके हैं ना भाई साहब, ये दोनों O इसके हैं. उसके बाद क्या होगा, देखो CH2CH3, इसका OH गया और इसका H गया.
ठीक है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म व्हाट, H2O। ये हो गया आपका एस्टर, दिस इज बेसिकली एन एस्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल एंड एसिड टुगेदर विल कंबाइन टू फॉर्म एन एस्टर। जो आपको स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली आपका डीओ, परफ्यूम्स वगैरह सब एस्टर से ही बनते हैं। ठीक है, दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। ठीक है, सो आप देखो फॉर्मेशन ऑफ अ एस्टर कैसे लेंगे, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, ये वाटर है। ठीक है, इसको आपको हीट देना है ना, आप टेस्ट ट्यूब में एसिड और अल्कोहल को डाल रहे हैं और उस टेस्ट ट्यूब को डाल रहे हैं, इसको हम वाटर बाथ बोलते हैं बेसिकली, पानी में, फिर उसको आप गर्म कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? अल्कोहल भाई साहब फायर कैचिंग है, अगर आप अल्कोहल को डायरेक्ट हीट करने जाएंगे वो फायर पकड़ लेगा, इट इज बेसिकली अ फ्यूल। ठीक है, आप दारू में थोड़ा सा आग लगाएंगे, फट से आग पकड़ लेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया है, एसिड को और अल्कोहल को पहले टेस्ट ट्यूब में डाला, डायरेक्टली हम इसको बर्न नहीं कर सकते, हमको इसको डालना पड़ेगा पानी। तो गर्म पानी के हीट से ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, गर्म पानी के हीट से ये रिएक्शन हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, एस्टर। ठीक है, अगेन दिस रिएक्शन हैज टू बी कैरीड आउट इन केयरफुल सुपरविजन, अदरवाइज कुछ और ही बन जाएगा, वैसे भी जल फूल के कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। सैप्नोफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जितने भी आपके कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उनके साथ भाई साहब क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। ओके ओके ओके। CH3COH प्लस Na2CO3। हाँ प्लीज, पानी है इधर, है बट थैंक यू, हाँ थैंक यू। ओके, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसको हम बोलते हैं सैप्नोफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इससे बन क्या रहा है आपका सोप्स। ठीक है, तो इसको हम, ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका CH3CONA, ये H जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा भाई साहब Na। सो लेट्स लुक एट दिस। ठीक है, सो लेट्स लुक एट व्हाट इट इज फॉर्म, दिस इज इथेनोइक एसिड, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। हम इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस को देख रहे हैं। तो पहला तो इथेनोइक एसिड से क्या बना आपका भाई साहब, एस्टर बना। ठीक है, अभी नाउ वी विल सी सैप्नोफिकेशन रिएक्शंस। ठीक है, ओके, तो आपका NaOH है, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, सोडियम इथेनोइड। क्या हुआ भाई साहब, ये H गया, एक Na इधर आ गया। ठीक है, ठीक है, एक Na इधर आ गया और NO2 प्लस H2O प्लस CO2 हो गया ये। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनोइड। आप प्रॉपर बैलेंसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ठीक है, CH3COH, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो यहाँ पे देखो CH3COH, यहाँ पे आपने किससे रिएक्शन करवाया है, सोडियम कार्बोनेट से। अभी आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, दिस इज बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट। सो इधर विद कार्बोनेट्स और विद बाइकार्बोनेट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे हम इसको, प्रॉपर नेम, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम इथेनोइड। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब Na2CO3 के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, 2 Na, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इथेनोइड विल बी फॉर्म। जब आप NaSCO3 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ये कितना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इथेनोइड इज फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग विल हैपन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये NaOH दोनों में यूज हो रहा है, NaOH दोनों में यूज हो रहा है। एक में आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, वही सोडियम इथेनोइड बना, लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इथेनोइड ऑफ फॉर्म। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं तो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ Na है, इसलिए सोडियम इथेनोइड ओनली विल बी फॉर्म्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। एस्टर प्लस एल्कली, अगर भाई साहब आपने एस्टर लिया और एल्कली लिया, एल्कली क्या होता है भाई साहब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस को। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है। दीज आर द मेजर एल्कलीज विच आर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एस्टर प्लस एल्कली करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, तो हम सैप्निफिकेशन इससे भी कर सकते हैं, अल्कोहल प्लस
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो इस 2 स्टेप्स में रिएक्शन होंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, देखो दिस इज बेसिकली एन एस्टर, CH3CO H की जगह पे एक अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप और बीच में CO, दिस इज एन एस्टर, ठीक है। तो 2 अल्काइल ग्रुप्स और बीच में भाई साहब क्या हो गया आपका एक एस्टर, ठीक है। ओके, नाउ योर दिस इज इथाइल एसीटेट एस्टर। ओके, नाउ दिस इज बेसिकली रिएक्टिंग विद NaOH। द वाटर प्रेजेंट इन NaOH इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। द H+ आयन एंड द OH- आयन इज एडेड टू द एस्टर। तो यहाँ पे भाई साहब एस्टर पे ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे C2H5, देखो ये ग्रुप हो गया C2H5OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COH। क्लियर है। तो वाटर प्रेजेंट इज गेटिंग एडेड, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कर रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ये आपका एस्टर मॉलिक्यूल था, इसमें क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर ऐड हो रहा है तो 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे, मतलब H2O ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला क्या बन गया, देखो C2H5 वाटर का HOH होता है तो OH इसमें ऐड हो गया, CH3COO और H इसमें ऐड हो गया। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। सो एसिड प्लस एस्टर, ये पहला प्रोसेस हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो आपका क्या बना यहाँ पे इथेनॉल एंड सोडियम एसीटेट। ओके, चलिए रिएक्शन विद एन एल्कली। अगर आप किसी एल्कली के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है। या सॉरी आपका इथेनॉल कहाँ से होगा, ये तो इथेनोइक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सोडियम इथेनोइड, ठीक है। यहाँ पे जो ये इथेनॉल नहीं होगा, दिस विल बी एसिटिक एसिड। ये जो आपका ये है दिस इज बेसिकली एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके फिर क्या बना देगा, देखो CH3CONA प्लस H2O, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, सोडियम इथेनोइड। क्लियर। दिस इज सैप्निफिकेशन प्रोसेस। सैप्निफिकेशन बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सोप होता है। अभी हम देखेंगे सैप्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। सो जैसे आपका ये एस्टर है, इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये इथाइल एसीटेट, ये एक एस्टर हो गया, ठीक है। इसको जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन रहा है प्लस इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। सैप्निफिकेशन बेसिकली आपके किसके लिए काम आता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए काम आता है, इसीलिए हम उसका नाम ही रख रहे हैं सैप्निफिकेशन, ठीक है। सो वेजिटेबल ऑयल को अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बना देगा भाई साहब, दिस विल बी फॉर्मिंग स्लोप्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। सोप्स का देखो फॉर्मूला क्या है, C17, बहुत लंबा कंपाउंड है भाई साहब, C17H35COONA, C15H31COONA, ज्यादा करके ये दोनों कंपाउंड्स यूज होते हैं आपके, ठीक है। C17H35CONA और C15H35COONA, ठीक है। ये आपके क्या बन गए भाई साहब, सैप्निफिकेशन प्रोसेस है। दीज आर हेवीली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज सैप्निफिकेशन। इसीलिए तो देखो आपके सोप्स में से एक सुगंध आता है क्योंकि वो एस्टर से ही तो बना हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे भाई साहब जो आप सोप्स एंड डिटर्जेंट्स यूज करते हो, क्यों यूज करते हो भाई साहब, सफाई के लिए। तो सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम ऑफ अ लॉन्ग, ये आपका भाई साहब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है, बहुत लंबा चेन है और इसके मत्थे क्या है भाई साहब, सोडियम। सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, और ये किसके साथ कंबाइन करेगा, जो कपड़ों में ऑयल है उसके साथ कंबाइन कर देगा, एंड विल फॉर्म अ मिशेल एंड इट गोज आउट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये तो जो झाग बनता है इसी प्रोसेस से बनता है। तो ये वाला जो सोडियम वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक एंड, CONA एंड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली COONA एंड एंड दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन। अभी आपने देखा C17H35 वाला कंपाउंड देखा, CONA, तो C17H35 ये वाला लॉन्ग एसिडिक चेन है और COONA ये वाला पार्ट हो गया, इसका हेड वाला पार्ट हो गया, C17H35COONA। अभी आपने देखा भाई साहब, ठीक है। तो ये COONA भाई साहब आपका Na का पार्ट हो गया एंड C17H35 आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया, ठीक है। ओके, अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये आपका भाई साहब बेंजीन। तो आपका सोप क्या हो गया,
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटर्जेंट जो आपके पाउडर्स होते हैं, ठीक है, इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई साहब, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे Na+ है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4Na होगा ये, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन चेन जैसे देख लो यहाँ पे C12H25 होगा, बीच में होगा भाई साहब बेंजीन, ये क्या हो गया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तो यहां पे आपका देखो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। और डिटर्जेंट सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इन चीजों को भाई साहब समझना है, ठीक है। तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब क्या होगा, देखो ये वाला चेन क्या हो जाएगा, C17H35 से बना हुआ है, ये वाला आपका आयनिक चेन हो जाएगा विच विल बी CONA। यहां पे भी लगभग सेम ही रहेगा देखो, लेकिन CONA की जगह पे क्या होगा, SO4 Na, ये आपका आयनिक पार्ट है जो किसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर के साथ। और ये वाला बाकी का पार्ट किसके साथ कंबाइन करेगा, जो डर्ट या ऑयल है या ऑर्गेनिक मैटर इन योर क्लोथ्स, ठीक है, उसके साथ कंबाइन करेगा। ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन चेन विच इज C12H25 C6H4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, मैंने आपको बताया था, देखो वाटर सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। वाटर में जैसे जैसे कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट्स वाले सॉल्ट आ जाते हैं, उसका हार्डनेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, देखो सोप्स का क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सॉफ्ट वाटर हो सकता है। हार्ड वाटर में क्या होगा, सोप्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में ये सॉल्ट्स नहीं होते हैं, प्योर वाटर होता है। अगर भाई साहब सॉफ्ट वाटर है हार्ड वाटर में, तो होता क्या है, सोप्स अगर हम यूज करेंगे तो अच्छा खासा झाग बन जाएगा, ठीक है, लैदर्स इजीली सॉफ्ट वाटर के साथ, सोप जिससे आप भाई साहब नहाते हैं, आप खारे पानी से नहीं नहाते ना, सिडको के वाटर सप्लाई से नहाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट वाटर है, और सॉफ्ट वाटर के साथ जो साबुन आप लगाते हैं उसमें आसानी से झाग बन जाता है। झाग नहीं बन रहा है तो आपके घर में जो पानी आ रहा है वो खारा पानी है, ठीक है, हार्ड वाटर है वो, ठीक है। डज नॉट लैदर इजीली, सोप का एक डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, यहाँ पे झाग नहीं बनेगा, हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनेगा, मतलब सोप की यूटिलिटी आप नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, डिटर्जेंट में बेनिफिट क्या है, सॉफ्ट वाटर के साथ भी वो झाग बना लेगा, और भाई साहब यहाँ पे भी झाग बना लेगा, ठीक है। तो अगेन सोप इज व्हाट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डिटर्जेंट इज व्हाट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी होगा। इसका एडवांटेज क्या है, डिटर्जेंट विल बेसिकली लैदर इजीली, मतलब झाग बनाना with soft water as well as hard water. Soap will only lather easily with soft water, not with hard water. तो खारे पानी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो सोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो नो स्कम फॉर्म रिएक्ट्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे नो स्कम फॉर्म होगा, रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो अगर सॉफ्ट वाटर है तो कोई स्कम फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, स्कम मतलब एक प्रेसिपिटेट हो जाना। यहाँ पे लेकिन अगर हार्ड वाटर है तो सोप का डिसएडवांटेज क्या है, उसमें स्कम प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, तो मतलब वो कपड़े को और मतलब साफ नहीं करेगा ठीक से, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी नो स्कम फॉर्म एंड यहाँ पे भी नो स्कम फॉर्म, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, 2 सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर आर टेकन, ठीक है। अगर आप 2 सैंपल्स ले रहे हैं भाई साहब हार्ड वाटर का, ठीक है, दिस इज बेसिकली हार्ड वाटर, एक बीकर में हमने लिया हुआ है, सैंपल X एंड सैंपल Y, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या डाला भाई साहब, यू हैव प्लेस्ड डिटर्जेंट, ठीक है। ये वाले एक्सपेरिमेंट्स आते हैं ना, मतलब वो क्या एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते हो, राइट। अरे कपड़े इतने साफ, वाह, ठीक है। तो ये आपका लैदर फॉर्म्स इन सैंपल Y, यहाँ पे देखो लैदर फॉर्म हो रहा है। आगे क्यों नहीं जा रहे भाई साहब, ये डिटर्जेंट है, क्यों नहीं जा रहे हैं आगे, क्या हो गया आपको, ये सोप है, ठीक है। इज दिस स्टक, ओह माय गॉड, व्हाई आर यू स्टक,
ये क्या हो गया? ओह, पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? बहुत बढ़िया। एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो आपका देखो भाई साहब, एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स ये तो हो गया भाई साहब, ये तो हो गया। तो आपने इसमें क्या डाला भाई साहब? डिटर्जेंट। लेकिन तुम आगे क्यों ना जा रहे हो? अरे क्या हो गया तुमको? वाई आर यू गेटिंग स्टक हेयर? What is your problem in life? Okay, so we will learn about the differences which we have between soaps and detergents, ठीक है। तो भाई साहब, सोप्स क्या होते हैं आपके? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये एक बेनिफिट है, ठीक है। तो सोप्स में हमने क्या देखा कि अगर आप हार्ड वाटर ले रहे हैं तो डिटर्जेंट यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन डिटर्जेंट से हम नहा नहीं सकते हैं ना, डिटर्जेंट से हम सिर्फ कपड़े धो सकते हैं। तो सोप का एक बेनिफिट क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। डिटर्जेंट का एक डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर, हमने देखा कि भाई साहब वो स्कम फॉर्म कर रहा है, लैदर फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। हियर लैदर फॉर्मेशन विल हैपन विथ हार्ड वाटर एज वेल एज नो स्कम विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट्स suitable for washing with hard water. So what is the advantage of detergents? They can be easily used for washing purposes in hard water. Clear है? Okay. जैसे यहाँ पे देखो relatively weak cleansing action है किसका? soaps का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो strong cleansing action है soap detergents का, ठीक है। The problem is that we cannot use detergents everywhere. Micelles जैसे हमने देखा, बताओ यहाँ पे मिशेल फॉर्म हो रहा है, देखो सोप मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक एंड है, मतलब कौन सा वाला एंड है? ONA वाला एंड है, ठीक है। ON, तो ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड है, मतलब ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा। आयनिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज गोइंग टू कंबाइन विथ वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है वैसा? वाटर से जो दूर भागता हो, मतलब आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड है। आपने एक बीमारी का नाम सुना है? दिस इज बेसिकली रेबीज, पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। तो रेबीज में क्या हो जाता है? इंसान हाइड्रोफोबिक हो जाता है, मतलब उसको पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम केसेस में दैट पर्सन इज नॉट इवन कंज्यूमिंग वाटर, पानी पिएगा भी नहीं, वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है वो, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से दूर भागना। तो यहाँ पे आपका देखो ये जो एसिड का पार्ट है ये पानी से कंबाइन नहीं करेगा, ये ऑयल्स के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड किसके साथ कंबाइन करेगा? वाटर के साथ। सो वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस इज हाउ द मिशेल विल बी फॉर्म, ठीक है। दिस इज हाउ द मिशेल विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे क्या हैं आपके? Na है, ठीक है। ये सारे आपके Na है, ये आपका ऑयल मॉलिक्यूल है, देखो ऑयल मॉलिक्यूल है। ये कार्बोक्सिलिक एंड है, कार्बोक्सिलिक एंड क्या कर गया भाई साहब? ऑयल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर गया। और ये सोडियम वाला एंड किसके साथ कंबाइन करेगा? वाटर के साथ, ठीक है। सो दैट्स हाउ द एंटायर चेन विल बी फॉर्म। तो इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, ठीक है। ग्रीस और डर्ट, ठीक है, इसको भाई साहब क्या करेगा? ग्रीस और डर्ट को क्या करेगा? हाइड्रोफिलिक एंड क्या करेगा भाई साहब? वाटर के साथ, और हाइड्रोफोबिक एंड इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड विल बेसिकली कंबाइन विद दिस। इन क्लींजिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैचेस इटसेल्फ टू द ऑयल डर्ट, ठीक है, एंड टेंड टू लिफ्ट ऑफ द डर्टी सरफेस एंड डिसोसिएट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। ये भाई साहब फ्रैगमेंट्स में चला जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। तो आपका ऐसे डिसोसिएशन, दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लीनिंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब द सोल्यूशन नाउ कंटेन स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल surrounded by detergent molecules. The negatively charged heads present in water prevent the small globules from coming together and form aggregates, ठीक है। तो यहाँ पे आपके negatively charged molecules होंगे and that is what is going to happen. Thus the oil dirt is removed. Clear है? समझ में आ रहा है ये? So this basically is completing your chapter of carbon and its compounds. What we are going to do is discuss PYQs जो आपके आए हुए हैं इसके पहले, ठीक है। दोनों बोर्ड्स में आपके जितने भी PYQs आए हुए हैं, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस। आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्या क्या PYQs आए हुए हैं, ठीक है।
लेट मी जस्ट चेक। और चलो पीपल, कुछ हम यहाँ पे CBSE वाले सवाल कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं रिलेटेड टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर योर PYQs, ठीक है। PYQs देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड, क्या हो जाएगा, देखो होमोलोगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सक्सेसिव एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 यूनिट, ठीक है। CH2 यूनिट हमने देखा क्या होता है भाई साहब, 12 + 2 दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो ये आपका होमोलोगस सीरीज सेम फैमिली का हो गया ये, ठीक है। दैट इज हाउ योर आंसर शुड बी। होमोलोगस सीरीज में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। फैमिली आपको यूज करना है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कीन्स का क्या हो जाएगा बोलो, CnH2n, नहीं एल्केन्स का होगा 2n + 2, एल्कीन्स का होगा 2n और एल्काइंस का होगा CnH2n - 2, ठीक है। और अगर आप अल्कोहल देखोगे CnH2n + 1 OH, है ना भाई, ठीक है। ओके, सक्सेसिव एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ विच डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए इसका देख लेते हैं। देखो, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपका देखो C2H4 क्या है, C2H4 है, इसका क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी CH2 ऐड होगा, यहाँ पे CH2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। दिस इज व्हाट C2H4 क्या है, इथीन, करेक्ट, इथीन। और ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्रोपीन, ठीक है। C3H6 हो गया। इसका देखो क्या है, C4H6 है, इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा, CH2 ऐड कर दो भाई साहब, क्या हो जाएगा, C5H8, ठीक है, C5H8। दीज वेर आस्क्ड इन 2016। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये होमोलोगस सीरीज। चलिए, ओके, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n भाई साहब क्या है, ध्यान दीजिए, CnH2n क्या है आपका, एल्कीन का पहला मेंबर क्या होगा, इथीन। तो आपका सेकेंड मेंबर क्या होगा भाई साहब, सेकेंड मेंबर विल बी C3H6, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, C3H6, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है। क्या पूछा है यहाँ पे आपसे, सेकेंड मेंबर पूछा है, तो सेकेंड मेंबर विल बी आपका, इसके हिसाब से ये हो गया आपका क्या, इथीन, और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका प्रोपीन। आर वी क्लियर, ठीक है। चलिए, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस क्या होता है बोलो, CnH2n - 2, ठीक है। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑफ द फर्स्ट मेंबर कौन होगा यहाँ पे, C2H2, दैट विल बी बेसिकली इथाइन, C2H2 दैट इज इथाइन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मेंबर, ठीक है। ओके, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द जनरल फॉर्मूला। ये किसका जनरल फॉर्मूला है बोलो, CnH2n - 2 किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्काइन का। तो सेकंड मेंबर, पहला मेंबर इसका कौन हो जाएगा, C2H2, सेकंड मेंबर इसका कौन हो जाएगा, C3H4, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन हो जाएगा, C3H4। क्लियर है, ओके। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, ये कौन है, व्हाट इज दिस, CnH2n + 2, दैट इज व्हाट C2, दिस इज व्हाट, इथेन है ना पहला। देखो, राइट द नेम एंड फॉर्मूला सेकंड मेंबर, तो इसका पहला में ये क्या है, एल्केन है, दिस इज बेसिकली एन एल्केन। तो इसका पहला मेंबर कौन हो जाएगा, CH4, दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, C2H6, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इथेन, ठीक है, दिस इज बेसिकली इथेन। क्लियर है, ओके। चलिए इसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज C3H8, ड्रॉ इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स नेम। C3H8 है भाई साहब, ठीक है। C3H8 मतलब क्या हो जाएगा, C3H8 आपके किस फॉर्मूले से हो रहा है, देखो C3H3 × 2 + 2, सो दिस इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू CnH2n + 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, एल्केन, मतलब कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे आपके, सिंगल। तो आप C3 डाल दो यहाँ पे और H यहाँ पे डाल दो भाई साहब, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्रोपेन, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन। क्लियर है, ओके।
द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन. राइट द नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज क्या है यहाँ पे देखो, C2H6. ठीक है, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, C3H कितना हो जाएगा 8. ठीक है कि नहीं, CH2 ऐड हुआ. ठीक है, C3H8. इसके बाद क्या हो जाएगा C4H10 है ना भाई साहब, CH2 ऐड करते जा रहे हैं ना आप होमोलोगस सीरीज. फिर C5H12 है ना. सो दीज विल बी द नेक्स्ट टू मेंबर्स. ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ, ब्यूटेन और इसका पेंटेन. दिस विल बी बेसिकली पेंटेन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज. इनमें से कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज में है, C3H8, C4H8, C4H6, C3H6. C3H8 क्या है, 3 2 6 + 2 8. तो ये क्या हो जाएगा एल्केन, ये हो गया आपका एल्केन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा C4H8, CnH2n के फॉर्मेट में है ये, तो दिस विल बी एन एल्कीन. ठीक है, ये क्या है बोलो C4H6, तो ये हो गया आपका 4 2 8 -2, तो ये हो गया आपका एल्काइन. ठीक है, ये हो गया आपका एल्काइन. और ये क्या हो जाएगा बोलो एल्कीन. दिस विल बी बेसिकली एन एल्कीन. तो सेम होमोलोगस सीरीज में कौन आएगा, सेम फैमिली वाला आएगा, ये एल्केन है. ठीक है, तो एल्केन का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, एल्कीन के दो मिल रहे हैं देखो, एल्कीन और ये एल्कीन. तो मतलब आपका C4H8 एंड C3H6 दीज आर द सेम मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज में क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके दो के बीच में देखो CH2 का डिफरेंस है. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है. राइट द नेम ऑफ द टू सक्सेसिव मेंबर्स, C2H6 है एंड C3H8 है. राइट द टू सक्सीडिंग मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज. क्या हो जाएगा बोलो C2H6, ये किया ना हमने, नहीं चलिए C2H6 है. ठीक है, 2 2 4 + 2 6, C3H 3 2 6 + 2 8. तो इसका क्या हो जाएगा C4H10, C5H12. ये दो सक्सेसिव मेंबर्स हो गए. What is the difference between two consecutive members in a homologous series in alkanes in terms of molecular mass and number of atoms? Molecular mass कितना होगा आपका 14 atomic mass unit. Number of atoms कितना होगा, कितने का डिफरेंस होगा CH2 का. ठीक है, क्लियर है, ओके. चलिए भाई साहब, the molecular formula of A is C10H18 and B is C18H36. Name the homologous series to which they belong. किस पे बिलोंग करेगा भाई साहब, देखो इसको C10H18 है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये CnH2n -2, मतलब ये क्या हो जाएगा एल्काइन. दिस विल बी बेसिकली एन एल्काइन. ठीक है, और ये हो गया आपका A. ठीक है, और B का बताइए क्या है C18H36. क्लियरली किसको बिलोंग कर रहा है CnH2n, विच इज बेसिकली व्हाट एन एल्कीन. एन एल्कीन. सो A बिलोंग्स टू एन एल्काइन. जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n -2. B बिलोंग्स टू एन एल्कीन एंड द जनरल फॉर्मूला इज व्हाट CnH2n. क्लियर है. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. इसका क्या कंपाउंड का नाम हो जाएगा बोलो, मिथाइल अल्कोहल मत लिखना, क्या होगा इथेनॉल. सिंपल. यहाँ पे कौन सा ग्रुप है देखो, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO. ये क्या हो जाएगा बोलो 2 कार्बन एटम्स, तो ये हो जाएगा इथेनल. ठीक है, इथेनल. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया. चलिए भाई साहब, which element exhibits the property of catenation to maximum extent. ऐसा नहीं है कि कैटिनेशन दूसरे एलिमेंट्स में नहीं दिखता है, लेकिन कार्बन में सबसे ज्यादा दिखता है, तो दैट विल बी कार्बन. ठीक है, बिकॉज ऑफ ये कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत लंबे तक ये चल सकता है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ. ठीक है, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द 4th मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज. एल्केन सीरीज क्या है भाई साहब CnH2n + 2 है. पहला मेंबर CH4, दूसरा मेंबर C2H6, तीसरा मेंबर C3H8, C4H10. ठीक है, ये आपका 4th मेंबर हो जाएगा. ठीक है, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर 4th मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज. सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. C3H6 क्या ये सैचुरेटेड होगा, देखो C3H6 किसको कंफर्म कर रहा है CnH2n को, एंड विच इज व्हाट एन एल्कीन. तो ये तो नहीं होगा, ये अनसैचुरेटेड होगा. ठीक है, C5H10 भी आपका क्या हो जाएगा CnH2n को ही कंफर्म कर रहा है, सो दिस विल आल्सो बी एन एल्कीन. तेरे को नींद आ रही है बहुत जोर से. C4H10 भाई साहब ये क्या हो जाएगा C4H2 × 4 + 2, तो ये किस में हो रहा है CnH2n + 2 में हो रहा है ये. दिस इज एन एल्केन, ये आपका सैचुरेटेड एल्केन है.
C6H14, क्या ये होगा? देखो ये भी होगा आपका CnH2n, तो ये भी आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। ये आपका देखो CnH2n फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके? दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच आर एल्कीन्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। 3 कार्बन एटम है, अल्कोहल डाल दिया आपने, ठीक है, एक अल्कोहल डाल दिया भाई साहब, क्या हो जाएगा ये? दिस इज बेसिकली CH3CH2। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला है, कंडेंस्ड, ठीक है, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब? 3 कार्बन एटम्स हैं, सो दिस विल बी डेफिनेटली व्हाट? प्रोपेनॉल। दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेनॉल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट। तो आपका देखो यहाँ पे कितना है? 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे OH हो गया, CH3CH2CH2OH, ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी बेसिकली व्हाट? ब्यूटेनॉल। दिस विल बी ब्यूटेनॉल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये ब्यूटेन होता था, ब्यूटेन का क्या जाएगा भाई साहब? ब्यूटेन का यहाँ पे E जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड में हमेशा याद रखो टर्मिनल कार्बन एटम होगा, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। CHO आपका हमेशा लास्ट में ही होगा, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड हो गया ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड, तो कोई भी एल्डिहाइड उठा लो, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे होगा CH3CH2, दिस विल बी व्हाट? इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? ब्यूटेन नाम होता है, ये E जाकर इसमें क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस तरह से देखो टॉपर्स अपने आंसर लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेनल, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।